देखो हम लोग स्टेट स्टार्ट कर दिए थे कल, बेसिक्स बताए थे ऐसे ही थोड़ा बहुत स्टेट्स के बारे में। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज अपन। एक देखो, टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है स्टेट्स में, उसके बारे में बात कर लो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख पा रहे हैं आप लोग जो स्क्रीन पे है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यही पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी। थ्योरी भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी, लेकिन प्रैक्टिकल आएगा तो छोटा सा प्रैक्टिकल आएगा, बाकी चांसेस ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस के ही हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता भी है तो बहुत छोटा आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी ज्यादा चांसेस सेंट्रल टेंडेंसी की थ्योरी के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या इसमें रहेगा। नहीं आ रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ईमेल पे भी दिक्कत आ रही है। एक मिनट रुकना है यार आप लोग, ईमेल भी सही नहीं आ रहा। चेक कर लो एक बार आप। हिंदी मीडियम वाले में दिक्कत है। हाँ, फोन चेंज हो गया, वो व्हाट्सएप पे भी नहीं आ रहा, email पे भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। देखो, उतने टाइम में ठीक होता है, अपन चर्चा कर लेते हैं बेसिक्स के ऊपर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं पहले तो ये बताओ, फिर ये क्या काम का है ये चैप्टर, क्या काम, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे, कितने तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स क्या क्या हैं इसके। फिर बाद में हम लोग को जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उन सब की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहली बात तो सेंट्रल टेंडेंसी होता है क्या है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है क्या, ये हमको सबसे पहले समझना है। बट मेरे मोबाइल में नहीं होगा। हाँ, इसको कैसे वेब कैम होना तो दिखाना, लैपटॉप पे तो कोई भी दिखाता है, बट लैपटॉप फिर वो जूम भी तो लैपटॉप पे डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन पूरा ही चेंज होगा। एक बार चेक कर लो आप, हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है देख लो पहले एक बार आप लोग। केंद्रीय प्रवृत्ति, तो बात ये है कि स्टेट्स जो है, उसमें जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं
तो ढेर सारा डेटा आता है, काफी सारा डेटा आता है, बहुत सारे आंकड़े आते हैं, ठीक है, काफी आंकड़े, काफी डेटा कलेक्शन होता है। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है ना, ये होती है, जैसे सेंट्रल बोल रहा है ना, आप सबको पता है कि सेंटर का मतलब केंद्र होता है। अब हम सबको पता है सेंटर में कुछ ही एक दो चीजें ही रहती हैं, बाकी इधर उधर घूमते रहते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जो ढेर सारा डेटा है, ठीक है ना, काफी जो डेटा है, उसको जब हम लोग एक कॉमन वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए सेंट्रल टेंडेंसी यूज होती है। तो जनरली जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन या एवरेज लेते हैं, तो ये एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है। कैसे भाई, इसको एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कैसे बोल दिया? क्योंकि अब आपको कोई पूछे बताओ क्लास में एवरेज नंबर कितने आए, तो मान लो 50 बच्चों की क्लास है, तो आप बोलो एवरेज जो है ना, जैसे 100 में से एवरेज आया 70%। तो यहाँ से सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है एवरेज। तो इसका फायदा क्या हो गया? इसका फायदा ये हो गया कि इस 70% से ये आइडिया लग गया कि इस क्लास के क्या हालचाल है, कि क्लास का रिजल्ट कैसा रहा। सबका अलग अलग नहीं देखना पड़ा, सबका अलग अलग नहीं पूछना पड़ा कि भाई तेरे कितने हैं, तेरे कितने हैं, तेरे कितने हैं। अगर आपने पूरी क्लास का एवरेज पूछ लिया, इसका मतलब आपने सेंट्रली थीम पे ध्यान दे लिया, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब भी इस पॉइंट से समझ में आ रहा है, और सेंट्रल टेंडेंसी क्या काम आती है ये भी आपको शायद समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज से। कि अगर आपको कोई पूछता है कि क्लास, ये जो 100 बच्चों की क्लास है, इसमें इस क्लास का एवरेज कितना परसेंट रहा, तो आप बोलते हो 80% रहा। नहीं, अगर आप 100 के अलग अलग करोगे तो कितना तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आपको एक रफ आइडिया चाहिए, एक बेसिक आइडिया चाहिए कि हाँ भाई क्लास के रिजल्ट के बारे में आप जानना चाहते हो। तो आपको को बोला 80% रिजल्ट रहा, एवरेज कितना रहा, 80% रहा। तो आप लोगों को क्या है, तो ये 80% जो है, अब हम लोग को पता है ये जो 80% आए हैं, कईयों के इससे कम भी आए होंगे, कईयों के इससे ज्यादा भी आए होंगे। तो ये सेंटर में है, ये क्या है, सेंटर में है। सेंटर में होने का मतलब है कि ज्यादातर के 80 के आसपास आए हैं, ज्यादातर के 80 के आसपास आए हैं, मतलब 80 के आसपास वाले ज्यादा हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो है। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी को कई अर्थों में समझ सकते हैं। एक तो ये कॉमन वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, या हम ये बोल सकते हैं मोस्ट कंसंट्रेटेड वैल्यू, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा आंकड़े पाए जाते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंट करता है किसको, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, जितने भी डेटा है उन सबको रिप्रेजेंट करता है ये। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि सब लोग के क्या, या जितने भी इस सीरीज में जो डेटा हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो सकते हैं या कोई और कोई बंदे हो सकते हैं, उसका आपको आइडिया लग जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, सेंट्रल टेंडेंसी जो है, उसको हम लोग उसको स्टैटिस्टिकल मीन, सॉरी, स्टैटिस्टिकल एवरेज भी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग स्टैटिस्टिकल एवरेज भी बोलते हैं। चाहे आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोल दो, चाहे आप सांख्यिकी माध्य बोल दो, सांख्यिकी माध्य बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे आप सांख्यिकी माध्य बोल दो, चाहे सेंट्रल टेंडेंसी के नीचे बोल दो, एक ही बात होता है। तो देखो, और क्वेश्चन जो आपका मिलेगा आपको एग्जाम में, वो थ्योरी में मिलेगा, और थ्योरी में भी कैसे मिलेगा, बड़ा सा मिलेगा, लंबी लंबी लाइनें आपको दे देगा, 4 लाइनें पूछ देगा, इनमें से कौन सी सही है, इस तरीके का क्वेश्चन मिलने के चांसेज है। बाकी हो सकता है वो चाहे तो आपसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी पूछ ले, ठीक है। तो आप एक दो लाइनें लिख लो, ठीक है, जब तक वो फॉन्ट सही हो जाता है तब तक लिख लो।
समंकों के लक्षणों को कम से कम अंकों में, डेफिनेशन या अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की। क्या बोल रहा हूं? समंकों के लक्षणों, कोई प्योर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है जो मेरे से पहले नहीं पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसके पास मैटर पढ़ा हुआ है, लेकिन जो पहले पढ़ा हुआ नहीं है और वो इंग्लिश मीडियम का है तो बता देना। समंकों के लक्षणों को, और वो एक जो बोले कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्सचर है तो चल जाएगा उसको इंग्लिश। समंकों के लक्षणों को कम से कम, कम से कम अंकों में सारांश रूप में, सारांश रूप में, इस सारांश मतलब समरी का, आपने पूरा नहीं बता के समरी बता दिया, हाँ भाई 80% रिजल्ट रहा हमारा, ठीक है, तो ये सारांश दे दिया, तो उसके लिए हम लोग जनरली एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। सारांश रूप में प्रकट करने के लिए, करने के लिए, प्रकट करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय, सांख्यिकीय माध्यम का निर्धारण करना पड़ता है। समझ रहे हो? फर्स्ट लाइन ये है, समंकों के लक्षणों को कम से कम अंकों में, पूरा नहीं इतना बड़ा नहीं करके, कम से कम डेटा में सारांश रूप में प्रकट करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के या सांख्यिकीय माध्यों का निर्धारण करना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का कोई एक माप नहीं है, कोई एक माध्य नहीं है, कई तरीके के माध्य होते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग? अब अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग माध्य यूज में आते हैं, ठीक है ना। सांख्यिकीय माध्य कई तरीके के होते हैं जो हम लोग निकालते हैं, जरूरी नहीं है वही माध्य है। जैसे मैं बोलूँ 5, 6 और 7 का एवरेज कितना होता है, तो तुम तुरंत बोलोगे 5, 6 और 7 को जोड़ लो, डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर आएगा 6। तो वो एक माध्य है ना। वो सारे, इसका मतलब एवरेज का मतलब केवल वही नहीं है, उसके और उसके तरीके के और भी कई सारे हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी के कई मेजर्स हैं, और क्यों उसको यूज करा जाता है, ताकि आप जो समंक है, जो डेटा है, उसको एक समरी वे में एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है ना। तो अगला लाइन, अगला एरो तुम्हें ये लिखना है, सांख्यिकीय माध्य है, सांख्यिकीय माध्य है एक ऐसा सरल व संक्षिप्त, सरल व संक्षिप्त अंक है, सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक श्रेणी, जो समंक श्रेणी के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालता है। तो मेनली मेनली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देता है, ठीक है ना। तो वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, नाम से ही पता लग रहा है सेंट्रल है, मतलब मेनली जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है उसको वो बता देगा। तो ये पॉइंट हो गया क्या, सांख्यिकीय माध्य एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक श्रेणी के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालता है। ठीक है। उसके बाद एक बंदा है या लुन चाउ, उसने एक डेफिनेशन दी है, वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। या लुन चाउ है, बाकी है आसानी। या लुन चाउ, उसने क्या डेफिनेशन बोली है सेंट्रल टेंडेंसी की, या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो वो भी देख लो। या लुन चाउ के अनुसार,
या लुन चाउ के अनुसार किसी श्रेणी की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किसी श्रेणी की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एकल मूल्य उसके द्वारा एकल मूल्य उसके द्वारा मापे जाने वाले समंकों का प्रतिनिधि रूप। ये प्रतिनिधि रूप वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव ही तो होता है वो। जैसे मैंने बोला भाई एवरेज कितने परसेंट मार्क्स आए आपकी क्लास में, तो आप बोलते हो 80%। तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना पूरे ग्रुप को कि यहाँ पे पूरे ग्रुप के लगभग 80% के आसपास आए हैं। तो प्रतिनिधि वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। सारांश जो समरी वर्ड था वो भी इंपॉर्टेंट वर्ड था। पहले समंकों का प्रतिनिधि रूप होना चाहिए। ठीक है, तो या लुन चाउ बोल रहे हैं कि ना जो भी सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है वो एकल जो मूल्य होता है वो सारे के सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये प्रतिनिधि वाली बात बोल रहे हैं। तो सारे के सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो ऐसा कुछ है। फिर अगले एरो में क्या लिख सकते हो? अगला एरो क्या लिख दोगे? समंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह मूल्य श्रेणी के व्यक्तिगत पदों की कुछ सुनिश्चित केंद्रीय मूल्य पर संकेंद्रित होने तथा उन पर वितरित होने की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, ये पता लग जाएगा अभी। करना चाहिए। क्या बोला कि वो जो वैल्यू आप निकाल के लेकर आते हो ना, जिसको तुम बोलते हो ये मेरा सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू है, उसका वो कैसा होना चाहिए? समंकों का वो पहली बात तो रिप्रेजेंट करना चाहिए सारे के सारे डेटा को। तो समंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह मूल्य श्रेणी के व्यक्तिगत पद मतलब जो उसके अलावा और भी जो पॉइंट्स हैं उसके का कि कुछ सुनिश्चित केंद्रीय मूल्यों पर संकेंद्रित होने तथा उन पर वितरित होने की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। बोलना ये चाह रहा है कि जैसे आपके एवरेज 80% मार्क्स आए आपकी क्लास में सब लोगों के मिला के, तो ये बोलना ये चाह रहा है कि जो 80% है ना, जैसे किसी के 72 है, किसी के 92 है, तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज है ना, ये किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? 80 की तरफ जाना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग के 80% मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि इस तरीके की प्रवृत्ति होनी चाहिए ताकि वो पूरे के पूरे ग्रुप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए।
ताकि वो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर पाए, अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो इस तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए। फिर अगली लाइन में हमें क्या लिखना है कि ऐसा करता है इसीलिए क्या बोलते हैं, इसी कारण, या इसी में लिख लो चाहे, इसी कारण उस प्रतिनिधि मूल्य को, ये तो क्लियर है, प्रतिनिधित्व कर रहा है ये पूरी की पूरी डेटा का, प्रतिनिधि मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। तो वो क्या करता है, पूरे डेटा को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए सी सी रिप्रेजेंटेटिव जो वैल्यू है उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर बोलते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल में है ना। अब वो देखते हैं, वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल मतलब क्या। जरूरी नहीं होता है सेंट्रल मतलब ये कि 6, 5 और 7 का सेंट्रल 6 होगा, जरूरी नहीं है भाई, है ना। ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एवरेज पढ़ रहे हैं, कौन सा माध्य पढ़ रहे हैं, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि 5, 6 और 7 का एवरेज कितना होता है। तो एवरेज, सिंपल एवरेज जिसको अरिथमेटिक एवरेज बोलते हैं, तब तो आ जाएगा 5, सॉरी 6। लेकिन बाकी अलग अलग में अलग अलग आंसर आ सकते हैं इसके। एक लाइन लिख दो उसके बाद में, डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। तो बाउले साहब जो है उन्होंने स्टेट्स को क्या बोला है, साइंस ऑफ एवरेज, साइंस ऑफ एवरेज, एवरेजेज बोल दो उसके। ये आपको लिख लेना चाहिए कि एवरेज का साइंस, स्टेट्स और एवरेज का साइंस किसने बोला, प्रोफेसर बाउले ने या डॉक्टर बाउले ने। तो कुल मिला के सेंट्रल टेंडेंसी और कुछ नहीं है, एवरेज को ही बोला जाता है। लेकिन हम जनरली एवरेज, सिर्फ हमें एक तरीके का एवरेज निकालना आता है। जैसे बोले कि है ना, एक राम नाम का लड़का, उसके 70 नंबर आए, श्याम के 60 नंबर आए, और हरि के जो हैं वो 80 नंबर आए, 80 मार्क्स आए। तब आपको कोई पूछे एवरेज निकालो, तो हमें वही एवरेज निकालना आता है, 60 + 70 + 80 ÷ 3। तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा, सबको जोड़ के 3 का डिवाइड करूंगा तो 70 आंसर आ जाएगा, तो एवरेज 70 हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में ये तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके अलावा भी और कई तरीके के एवरेज ही पढ़ते हैं हम, और कुछ नहीं पढ़ते हैं। जितने भी पढ़ेंगे सारे औसत ही पढ़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही निकाला जाए औसत। ये वाला औसत जो होता है ना, इसको तो बोला जाता है अरिथमेटिक मीन, है ना, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। तो हम जनरली कुछ नहीं भी लगा हुआ है, हमें बोले माध्य निकालो, तो हम क्या करते हैं, समांतर माध्य ही निकालते हैं। समझ रहे हो। लेकिन माध्य केवल समांतर माध्य नहीं होता, और कई तरीके के माध्य होते हैं। तो इस चैप्टर में और इस यूनिट में हमें वो माध्यों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना, कि माध्य कौन कौन से होते हैं, या सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो आपको अगर सेंट्रल टेंडेंसी के लिए कुछ पूछता है, तो ऐसा कोई भी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे ग्रुप को, वो समरी प्रोवाइड करवा रहा है, वही मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। और कोई एक तरीका नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को प्राप्त करने का, जितने भी तरीके हैं वो सारे बताए जाएंगे। लेकिन जो माध्य है वही सेंट्रल टेंडेंसी है, और कुछ नहीं है। लेकिन माध्य का मतलब सामान्य स्टूडेंट या नॉर्मल स्टूडेंट केवल माध्य का मतलब अरिथमेटिक मीन से लेता है, जो कि गलत है, ठीक है ना। इतना बड़ा माध्य का पोर्शन है, या इतनी बड़ी सेंट्रल टेंडेंसी है, तो उसमें से अरिथमेटिक मीन इतना सही है। इसका मतलब और भी कई तरीके के मीन होते हैं, ठीक है। तो वो सब तरीके के मीन या माध्य जो हम पढ़ेंगे, वही होगी सेंट्रल टेंडेंसी।
अब देखो अगला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जब हमें पढ़ाया गया था, जब भी तुम लोगों ने इस टॉपिक को फर्स्ट ईयर में या 12वीं में जब भी पढ़ा था, तुम्हें तुम्हारे टीचर ने बताया होगा। लेकिन वो जनरली क्या होता है कि जो बताया हुआ है वो भूल जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से ध्यान दे लेंगे इस बात पे। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, या क्या बोल सकता हूँ, टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चाहे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल दो, चाहे स्टैटिस्टिकल एवरेजेज बोल दो, एक ही बात है। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, तो क्या क्या टाइप होते हैं? तो जनरली तीन तरीके के स्टैटिस्टिकल एवरेज होते हैं, तीन तरीके के सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हो सकते हैं। ठीक है, उनका जो डिस्पर्समेंट है, उनका जो डिविडेशन है, तीन आधारों पे किया जा सकता है। ठीक है ना। पहले तो होते हैं पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। दूसरे होते हैं मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। पता होना चाहिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स होते हैं वो तीन आधारों पे डिवाइड करे जा सकते हैं। उनमें से एक तो पोजिशनल एवरेज है, एक मैथमेटिकल एवरेज है, और लास्ट वाला है बिजनेस एवरेज, बिजनेस एवरेज। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनटू द थ्री पार्ट्स। तो तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा। अब तीनों में अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। पोजिशनल एवरेज दो होते हैं, 1 और 2, या A और B बोल सकता हूँ इसको। पोजिशनल एवरेज में आता है मोड, MODE, मोड। मोड मतलब सॉरी, मोड मतलब बहुलक, बहुलक बोल सकता हूँ इसको, या भूयिष्टिक बोल सकता हूँ, भूयिष्टक या ठक बोल दो, है ना। मोड हो गया, और एक और होता है माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन यही बन रहा है सबसे पहला, कि पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है वो। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स है वो कितने आधारों पे डिवाइडेड है, तीन आधारों पे। और पोजिशनल एवरेज में क्या क्या आता है, माध्यिका या बहुलक। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, और बनना भी चाहिए था डेफिनेटली। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि बहुलक एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल मतलब स्थिति संबंधी माध्य है। हिंदी में लिख लेना जरूर से, स्थिति संबंधी माध्य है। क्या लिखोगे, स्थिति संबंधी माध्य। पोजिशनल एवरेज को क्या बोला जाता है, स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी माध्य। तो मोड ऑफ कोर्स एक स्थिति संबंधी माध्य या पोजिशनल एवरेज है, और माध्यिका भी क्या है, पोजिशनल एवरेज है, मीडियन भी। तो हम पढ़ेंगे बाद में कि मोड क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, वो बात की बात है। लेकिन एक बार तो आपको ये समझना है कि पोजिशनल एवरेज में कौन कौन आते हैं। तो दो आते हैं, एक तो मोड और एक मीडियन। ठीक है, फिर मैथमेटिकल एवरेज में क्या क्या पढ़ाई करी जाती है। तो मैथमेटिकल एवरेज जनरली चार तरीके के होते हैं, 1, 2, 3 और 4। उसमें पहला है समांतर माध्य, समांतर माध्य, या इसको मध्यक भी बोलते हैं भाई, मध्यक। मध्यक का आ गया तब तो मीडियन की बात हो रही है। और ये माध्यिका या मध्य का भी बोल सकते हैं इसको, मध्यक का। तो मध्यक लिखा हुआ है, इसका मतलब समांतर माध्य के लिए बोल रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी माध्यम में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। और दूसरा गणितीय माध्य कौन सा है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य को क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन। फिर लास्ट थर्ड है हमारे पास हरात्मक माध्य, जिसको बोला जाता है हार्मोनिक मीन, HM जिसको बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। और फिर लास्ट है हमारे पास द्विघातीय माध्य या वर्गकरणी माध्य, इसको बोल सकता हूँ द्विघातीय। द्विघातीय माध्य में हम बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एवरेज के टाइप्स हो गए। पोजिशनल एवरेज कितने हैं, दो हैं, एक तो माध्यिका और एक बहुलक। मैथमेटिकल एवरेज कितने हैं, चार हैं,
तो गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और द्विघातीय माध्य। तो आपके एग्जाम में ऐसा लाइन आया कि समांतर माध्य एक पोजिशनल एवरेज है, तो गलत होगा या सही होगा? गलत होगा, क्योंकि समांतर माध्य पोजिशनल नहीं होके कैसा है, मैथमेटिकल एवरेज है, गणितीय माध्य है। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि माध्यिका एक गणितीय माध्य है, माध्यिका जो है गणितीय माध्य है। तो अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग नहीं पढ़ी हुई है तो हम जरूर ये बोलेंगे माध्यिका में गणित यूज होती है, तो जरूर गणितीय माध्य नहीं है। माध्यिका एक पोजिशनल एवरेज है, ना कि मैथमेटिकल एवरेज है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन डिराइव होता है तो बता देना। उसके बाद में है हमारे पास व्यापारिक माध्य। तो बिजनेस एवरेज कौन से होते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से। देखते हैं बिजनेस एवरेज में क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ तो नाम ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में, अंदर की तो बात बहुत बात की है। पहले तो यही इम्पोर्टेंट हो गया कि जो तुम्हारे एवरेजेज है ना, उनको किस तरीके से डिवाइड करा गया है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एवरेजेस, या फिर हम लोग एवरेज का जो कंसेप्ट है उसको तीन भागों में बांट सकते हैं, या सेंट्रल टेंडेंसी के कंसेप्ट को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, और लास्ट है बिजनेस एवरेज। तो बिजनेस एवरेज में क्या क्या आता है? बिजनेस एवरेज में कौन कौन से होते हैं देखो। एक तो होता है, एक मिनट रुकना, आपने क्या किया? नहीं खुल रहा ना। ये ठीक है। तो ये बाद में हो जाएगी फिर, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो, अब ये आप जो सामने लिखे हैं नोट, ये देख लो एक बार, दिख तो रहा है ना आप लोगों को? उद्देश्य वगैरह तो बात की बात है, पहले तो ये इस पे बात कर रहा हूँ मैं। तो टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहला पोजिशनल एवरेज दो तरीके का बताया मैंने अभी अभी आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हो क्या? पहले मैं आपको ये बता दूं, दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन? अरे वो स्क्रीन आ रहा था ना नोट्स वाला, वो दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ देखो, तो तीन तरीके के होते हैं, लिखा हुआ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मेनली डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज। ठीक है। तो पहला स्थिति संबंधी, गणितीय माध्य, और लास्ट है हम अभी उसके ऊपर ही बात कर रहे थे, कौन सा? बिजनेस एवरेज, व्यापारिक माध्य। ठीक है ना? बिजनेस एवरेज, व्यापारिक माध्य, जिसको व्यापारिक माध्य तीन तरीके के होते हैं, इसमें मूविंग एवरेज है, प्रोग्रेसिव एवरेज है, और कंपोजिट एवरेज। तो देखो हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना, इन दोनों पे रहेगा। ठीक है ना? पोजिशनल पे और मैथमेटिकल पे, इन पे भी, ये भी मुझे आने चाहिए, क्योंकि मेरे सिलेबस में क्या दे रखा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दे रखा है ना, कि ये बोला हुआ है कि केवल ये दो ही पढ़ो आप, पोजिशनल और मैथमेटिकल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ज्यादा फोकस किधर करना है? ऊपर वाले दोनों पे करना है। कौन से? स्थिति संबंधी मतलब पोजिशनल एवरेज, और सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? गणितीय माध्य। तो पहला तो आपको ये पता हो जाना चाहिए, गलती मत कर बैठना कि हरात्मक माध्य गणितीय माध्य है या नहीं है। हाँ जी जरूर है, लेकिन हरात्मक माध्य पोजिशनल एवरेज है क्या? नहीं है। और व्यापारिक माध्य कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। तो व्यापारिक या बिजनेस एवरेज होते हैं वो ये होते हैं, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, और संगठित मतलब कंपोजिट एवरेज। तो इनके तो नाम ही पता हो तो भी बहुत है, बाकी इनके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैन जो है वो कंसेप्ट चलेगा इन दोनों के ऊपर। अब देखो, हम लोग शुरू से ही बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको बेसिक
बता दी हैं, थोड़ा बहुत ही है इसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले परिभाषा की बात है जो लिखा हुआ है वहां पे। परिभाषा समंको के लक्षणों को कम से कम अंकों में, ये मैं बोला था, सारांश रूप में प्रकट करने के लिए सांख्यिक मतलब जो स्टेट्स को जानता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सांख्यिकीय माध्य, तो स्टेटिस्टिकल एवरेज का निर्धारण करना पड़ता है। तो आप पहला मुद्दा तो सबसे पहले ये जान ले कि आपको स्टेट्स आए चाहे नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। अभी अगले 15-20 दिन में जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो उतना आ जाता है तो आप एग्जाम में आराम से कर लोगे। क्या रहता है कि हम लोग जब भी कॉलेज करके आते हैं तो कई बच्चों के से स्टेट्स का परेशानी रहता है कि भाई स्टेट्स तो बिल्कुल नहीं आती, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी ये कंसेप्ट भी पढ़ रहे हो तो भी आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई पहले का नॉलेज कोई प्री रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब, सेंट्रल टेंडेंसी के मीजर्स वही मीजर्स है जो एवरेज के मीजर्स हैं। माध्य जो होते हैं वही सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं और कुछ नहीं है। बस माध्य जो हम जानते हैं उससे कुछ ज्यादा हुआ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान लेंगे। तो ये अगला पॉइंट मैंने लिखवाया था तुम्हें, सांख्यिकीय माध्य एक ऐसा सरल संक्षिप्त अंक है जो समंक श्रेणी के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालता है। फिर या लुन चाउ वाला लिखवा दिया था तुम्हें। फिर डॉक्टर बाउले वाला मैंने बोल दिया था। अब ये उद्देश्य वगैरह भी आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, आसानी से पूछे जा सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है ना, तो आप ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेशन से ही पकड़ लो, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं देख लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इन्हीं थ्योरी से ही बनेगा। सांख्यिकीय माध्यों के कार्य हैं उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है भाई? जो बड़ी बड़ी डेटा है उसको छोटी डेटा में कनेक्ट करना, समरी प्रोवाइड करवा देना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन की जानकारी कुछ अंकों में ही दे देना, तो ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। एवरेज निकालने के क्या उद्देश्य है? वही उद्देश्य होंगे। समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, टू रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप। इंटायर ग्रुप को बोला जा सकता है पॉपुलेशन। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आपकी क्लास में जैसे 100 स्टूडेंट्स है, उनमें से मान लो 80% मार्क्स एवरेज है, तो ये 80% सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि हाँ लगभग हर बच्चा 80% के आसपास है। अगला है संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट ए ब्रीफ पिक्चर। तो संक्षिप्त हो गया ना, 80% बोल दिया तो एक आइडिया लग गया भाई इस कैटेगरी, इस क्लास का सिचुएशन है कैसा। तुलना की सुविधा प्रदान करना, तो कंपैरिजन भी इससे आसान हो जाता है कि एक टीचर ने 100 बच्चे पढ़ाए उनका एवरेज आया 80%, दूसरे टीचर ने 100 बच्चे पढ़ाए उनका एवरेज आया 50%। तो कंपेयर कर सकते हो कि कौन से टीचर ने बेटर पढ़ाया होगा। कंपैरिजन करा जा सकता है एवरेजेस के माध्यम से, तो ये भी है। ठीक है, ये अभी तो आपको ये लग रहा है कि आसान आसान पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे पॉइंट भी। ठीक है ना। सारांश की जानकारी प्रदान करना, ये मैंने बता दिया। समरी के बारे में बताता है। सांख्यिकी विवेचन का आधार प्रस्तुत करना, टू प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है ना, तो एनालिसिस करने के लिए बेसिस हो जाएगा कि स्टेट्स का एनालिसिस, जैसे आप देखते हो ना अभी कोरोना वगैरह चल रहा है तो देखते हैं एवरेज कितने में रहे, तो उससे एनालिसिस कर लेते हैं भाई कौन सी कंट्री के हालात बुरे हैं कौन सी के सही है। नीति निर्माण और पथ प्रदर्शन में सहायता करता है। नीति निर्माण मतलब फ्यूचर में अगर आप कोई भी पॉलिसी वॉलिसी बनाते हो उसमें आपकी हेल्प करेगा ये। कैसे भाई हेल्प कैसे करेगा? हेल्प ऐसे करेगा कि जैसे पिछले सेशन में आपने कोई वही स्टूडेंट्स पढ़ाए और आपका एवरेज रिजल्ट रहा आपका 50%, तो ये एवरेज आपको पता है मेरा एवरेज 50% रहा। अब आप पॉलिसी ऐसे बनाओगे कि मेरा एवरेज जो है ना, मेरे बच्चे जो है 50 से ज्यादा परसेंट पास हो, 80 पास हो, 90 पास हो, तो उससे आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो अगर आपको प्रीवियस एवरेजेस का पता है तो। फिर ये माप के 3 क्रम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे इस बात पे। एकदम बेसिक्स है, एकदम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से टॉपिक। 3 ऑर्डर्स ऑफ मेजरमेंट, ये ध्यान रखना। माप का प्रथम क्रम, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, इस क्रम का अध्ययन उन मदों ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाए जहां पर अधिकांश पद हो। गणनाएं, सांख्यिकीय गणना का प्रथम स्तर केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अथवा औसत कहलाता है। तो पहला लेवल अगर आपको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर एवरेज किसको बोला जाता है, तो ये आएगा। फर्स्ट ऑर्डर मेजरमेंट किस में आएगा? प्रथम स्तर किस में आएगा? जो हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं वो तो प्रथम स्तर है इसका, मेजरमेंट का।
जब हम लोग द्वितीय स्तर की बात करते हैं, आपके डाउट है द्वितीय स्तर कौन सा होता है, तो वो देखो, इस माप में औसत के आसपास के मदों की भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इस द्वितीय स्तर को अपकिरण डिस्पर्शन बोला जाता है। जो भी आपके सिलेबस में है, तो प्रथम स्तर क्या है, आपको पता लग रहा है प्रथम स्तर तो कौन सा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, और दूसरा स्तर क्या होगा, अपकिरण के माप होंगे। जो भी आपके सिलेबस में अगला ही टॉपिक है, आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है तो आपको लिख रखा होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी है उसी टॉपिक उसी सिलेबस के अंदर, तो वो द्वितीय स्तर होगा। एग्जाम में आ सकता है कि प्राथमिक स्तर अपकिरण के मापों को बोला जाता है या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को बोला जाता है, तो आपको बोलना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तो प्राथमिक स्तर के होते हैं और अपकिरण के माप कैसे होते हैं, द्वितीय स्तर के होते हैं। और तीसरा पॉइंट कौन सा है, थर्ड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। तो इस माप पे आवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, इसे विषमता स्क्यूनेस की माप कहा जाता है। तो तीनों ही आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, तीनों के तीनों आपके सिलेबस में डिफाइंड है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आपके तीनों ही जो बिंदु हैं, वो तीनों ही आपके सिलेबस के फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बिंदु ही वो हैं, ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस। अब यहाँ पे इनका नाम प्रथम कैटेगरी, द्वितीय द्वितीय ये क्यों पड़ा, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप क्यों पड़ा, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये तो रट लिया हम लोगों ने कि प्रथम प्रकार का या प्रथम टाइप का ऑर्डर या मेजरमेंट पूछेगा तो हम सेंट्रल टेंडेंसी को या एवरेज को बोलेंगे, और दूसरा पूछेगा तो डिस्पर्शन को या अपकिरण को बताएंगे, और तीसरा पूछेगा तो स्क्यूनेस या विषमता को बताएंगे, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है ना, उसको हम मेजर करते हैं जो डेटा तुमको दे रखा है, या तुम लोग जाके देखते हो कि हाँ किसका क्या एवरेज आ रहा है। इट मीन सेंट्रल टेंडेंसी जब कैलकुलेट करी जाती है ना, तो तुम्हें और कोई चीज को का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें डेटा चाहिए। जो कच्चा डेटा होता है, जो रो डेटा होता है वो चाहिए, तुम कैलकुलेट कर दोगे फॉर्मूले लगा के या जैसे भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डिस्पर्शन को सेकंड ऑर्डर का क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिस्पर्शन जब कैलकुलेट करना होता है ना, तो तुम सिर्फ डेटा से नहीं, तुम लोगों को पहले सेंट्रल टेंडेंसी का भी पता होना चाहिए। इसका मतलब डिस्पर्शन पढ़ने के लिए पहले सेंट्रल टेंडेंसी आना जरूरी है। डिस्पर्शन पढ़ने के लिए पहले सेंट्रल टेंडेंसी की पढ़ाई या सेंट्रल टेंडेंसी का नॉलेज जरूरी है, इसलिए इस डिस्पर्शन को सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पहले से घुसा हुआ है अंदर। कौन सा ऑर्डर, जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला है, तो 1+1 2 हो गया। और अगर तुम्हें स्क्यूनेस पढ़ना है, स्क्यूनेस आएगा, तो उसके लिए स्क्यूनेस को पढ़ने के लिए तुम लोगों को पहले डिस्पर्शन का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इसको थर्ड ऑर्डर का बोला जाता है। तो प्राइमरी ऑर्डर, सेकेंडरी ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में कोई गड़बड़ मत कर देना। और एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और नेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में लिखा हुआ आ गया कि है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तृतीय प्रकार के ऑर्डर में आते हैं, तो जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। लेकिन आपको बोला गया कि स्क्यूनेस का जो मेजर है, विषमता की जो माप है, वो तृतीय ऑर्डर में आते हैं, तो एकदम सही है वो। तो विषमता तृतीय में, डिस्पर्शन सेकंड में, और सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट में आएगा, ठीक है। क्यों आएगा वो मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी के कैलकुलेशंस के लिए मुझे किसी तरीके के और डेटा की जरूरत नहीं है, बस केवल मेरे को रो डेटा चाहिए, बाकी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को डिस्पर्शन का पता लगे, तो मुझे पहले सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगना चाहिए। और अगर मैं स्क्यूनेस चाहता हूँ, तो पहले मुझे डिस्पर्शन तक का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके मैं स्क्यूनेस पे पहुंचूंगा। फिर ये एक अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में थ्योरेटिकल बेस में, जो स्टार्टिंग हो रहा है चैप्टर का। क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर तुम निकाल के लेके आते हो, वो अच्छा होना चाहिए। तो वो आइडियल होने का मतलब आदर्श, आदर्श मतलब अच्छा, बढ़िया, अच्छा या बढ़िया या आदर्श कुछ भी लिख सकते हो। तो क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
तो ये बोलना ही चाह रहा है कि कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मीजर तुम यूज कर रहे हो, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसा वो होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये बोलना ही चाह रहा है कि कौन सी जगह पे क्या अप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर आता है इस टॉपिक से, उस टॉपिक से ये आएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट या इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा नहीं है जो एक आदर्श सेंट्रल टेंडेंसी के मीजर का हो। तो इनमें से जो नहीं होगा, ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखे इनमें से जो नहीं होगा, वो वहां वाला आंसर आ जाएगा। तो कौन कौन सा है, सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम एवरेज निकाल रहे हो, जो भी तुम एवरेज निकाल रहे हो, चाहे तुम माध्य निकालो, चाहे माध्यिका निकालो, चाहे बहुलक निकालो, वो सभी मूल्यों पे आधारित होना चाहिए, तभी उसको अच्छा बोलूंगा मैं। सभी मूल्य मतलब सबको इंक्लूड करना चाहिए उसमें, है ना, जितने भी वैल्यूज हैं। जैसे क्लास है तुम्हारी, 100 बच्चों की क्लास है, तो सबके नंबर देख के फिर हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। लेकिन एक बात समझना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो माध्यम पढ़ते हैं, जैसे बहुलक, माध्यिका या जितने भी माध्यम, वो सभी सभी मूल्यों पे आधारित हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो वो उसकी बुराई हो जाएगी। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ बहुलक जो होता है ना, वो सभी मूल्यों पे आधारित नहीं होता, इसलिए हम ये बोल देंगे बहुलक की बुराई में कि बहुलक, अब अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा बहुलक क्या होता है, पढ़ लेंगे, हालांकि आपको हल्का नॉलेज है मुझे पता है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं अभी मोड के बारे में या भूयस्टिक के बारे में। तो बहुलक सभी मूल्यों पे आधारित नहीं होता है, इसलिए वो उसकी बुराई हो जाएगी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बहुलक को अच्छा नहीं समझा जाता, या बहुलक की ये बुराई है क्या, या बहुलक का ये गुण है क्या कि वो सभी मूल्यों पे आधारित होता है या नहीं होता, तो हम बोलेंगे सभी मूल्यों पे आधारित नहीं होता। और कायदा क्या बनता है, सभी मूल्यों पे आधारित होना चाहिए। तो सारे माध्यमों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कोई, इसका मतलब कोई सा माध्य किसी जगह एप्लीकेबल होगा, कोई सा दूसरे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, समझ रहे हो ना। जैसे हर बंदे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, या फिर हर बंदे में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट ही है। तो वो जो स्पेशल जो बंदा है, वो कुछ ना कुछ, जैसे कोई बंदा टीचिंग में अच्छा हो सकता है, कोई बंदा मैनेजमेंट में अच्छा हो सकता है, कोई बंदा जो है वो बातों में अच्छा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से क्या है कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, या मतलब वो क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, वो देखना तुम लोग एक मिनट। तो उसके एक तो क्या होगा, वो जो भी आप तो सेंट्रल मीजर तुम निकाल रहे हो सेंट्रल टेंडेंसी का, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मीन, मोड, मीडियन, वो तभी बढ़िया समझा जाएगा, वो सारे वैल्यूज पे डिपेंड करता हो, सारे वैल्यूज पे आधारित हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, स्पष्ट और स्थिर रूप से परिभाषित होना चाहिए, क्लियरली एंड डिजिटली डिफाइंड होना चाहिए। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुन लो आप लोग, स्पष्ट एवं स्थिर रूप से परिभाषित होना चाहिए। मतलब जो उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी अनक्लियरिटी हो, एकदम क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने इसको ये यूज किया है और इस तरीके से यूज किया है और यहाँ पे मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उसकी कैलकुलेशंस भी आसान होनी चाहिए, है ना। अब मान लो वो एक कैलकुलेशंस में 1 घंटा लग रहा है उसको कैलकुलेट करने में, तो वो क्या काम का फिर वो मीजर, समझ रहे हो। तो अगला पॉइंट हो जाएगा सिंपल टू कंप्यूट या सिंपल टू कैलकुलेट। तो कैलकुलेशंस आसान होनी चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसान होना चाहिए, समझ रहे हो। समझने में, अब हम लोगों को अगर कोई एवरेज की बात करता है ना, तो हमें तो सिर्फ समांतर माध्य याद आता है। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है कि समांतर माध्य की बुराइयां तो हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो सबसे फेमस है। उसका कारण ये है
क्योंकि एक तो वो समझने में आसान है। जैसे बोले कि है ना, गीता के 20 नंबर आए, सीता के 30 नंबर आए और रमा के 40 नंबर आए, बताओ एवरेज कितने नंबर आए? तो हम क्या करेंगे, 20, 30 और 40 को जोड़ देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे, तो तीनों के एवरेज आएंगे 30 मार्क्स। तो ये समझने में भी आसान है। अरे तुम लोग को आसान ही लगता होगा ये जो एवरेज निकालते हैं, बेसिक एवरेज, समझने में आसान है, इसका कंप्यूटेशन भी आसान है, गणना भी सरल हो जाती है और सभी मूल्यों पर आधारित भी होता है। अरे होता है या नहीं होता? जैसे रमा, सीता और गीता की, या जो भी मैंने बोला नाम भूल गया होगा एक का मैं, एक तीसरा सुन लो। रमा, सीता और गीता की बात कर रहा हूँ, तो तीनों के नंबर जोड़ने पड़ रहे हैं। तो समांतर माध्य इसीलिए फेमस है क्योंकि वो ज्यादातर विशेषताओं को लेकर घूम रहा है, जो उसके अच्छे होने की विशेषताएं हैं किसी भी माध्य की। तो निर्धारण करने में सरल होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए। अब ये 2 पॉइंट है, ये आप जरूर से समझ लेना, लिख लेना कि बीज गणितीय विवेचन योग्य होना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है भाई, जो मैं जब पढ़ाऊंगा आगे तभी समझ में आएगा। बीज गणितीय विवेचन योग्य होना चाहिए, बीज गणितीय विवेचन योग्य होना चाहिए, ठीक है ना। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होना चाहिए उस वैल्यू का, या उस मेथड से, या उस एवरेज का। तो अब एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट उसका होना जरूरी है, ठीक है ना। अब एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट क्या होता है वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी तो हमारी हेडिंग क्या चल रही है, क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मीजर अच्छा कब माना जाता है, समझने में आसान हो, गणना करने में सरल हो, टाइम कम लगता हो, सभी मूल्यों पर आधारित हो, है ना, स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, बीज गणितीय विवेचन योग्य हो, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो। अब एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट क्या होता है वो बाद में बताया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, क्या, प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए, लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। मतलब सैम्पलिंग की वजह से जो फ्लक्चुएशन आते हैं ना, वो उस पर कम से कम आने चाहिए, तब उसको अच्छा माना जाएगा। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको पता भी होने चाहिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिराइव होता है। क्या, कि वो जो भी मेजर तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, कि सैम्पलिंग की वजह से वो फ्लक्चुएशन उसमें कम से कम हो, उसमें कम से कम इफेक्ट आए सैम्पलिंग के कारण, ठीक है ना। सैम्पलिंग समझते हो, 1 लाख में से 2,000 को उठा रहे हो, तो उसके बारे में जब तुम जानकारी ले रहे हो उसी को सैम्पलिंग बोला जाता है। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से उस पर कम से कम इफेक्ट आना चाहिए। तो माप के 3 क्रम पढ़ लिए हम लोगों ने, है ना। माप के 3 क्रम हमने पढ़ लिए, कौन कौन से हैं? पहला क्रम आएगा सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा डिस्पर्शन, तीसरा आएगा स्क्यूनेस, ठीक है। और हम लोग को पता लगा कि सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स का दूसरा नाम है स्टैटिस्टिकल एवरेजेज। तो एवरेज को ही सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स बोले जाते हैं। लेकिन एवरेज मेनली 3 आधारों पे बांटे जाते हैं। एक तो एवरेज होता है कौन सा, मैंने लिखा था पोजिशनल एवरेज, जिसमें 2 होते हैं, एक तो बहुलक और एक माध्यिका। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बहुलक पोजिशनल एवरेज है क्या? हाँ जी सही है, अभी पिछले 1 या 2 टाइम पहले ही पूछा उन लोगों ने, ठीक है ना। और दूसरा है गणितीय माध्य। मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन से आएंगे? 4 आ जाएंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। तो इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और लास्ट है व्यापारिक माध्य, बिजनेस एवरेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूविंग एवरेज कौन सा माध्य है, व्यापारिक है, गणितीय है, या फिर है ना आपका पोजिशनल एवरेज है। तो आपको पता है मूविंग एवरेज क्या आएगा, बिजनेस एवरेज आएगा। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक नॉलेज आपको दिया है। अब देखो, ये तो इसका बेसिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो हम कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नोट से रिलेटेड काम है, तो पहले मुझे वो देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का ये यूनिट ही पूरा दिक्कत में आ जाएगा। तो देखते हैं उसको, फोन वगैरह का कोई परेशानी चल रहा है। कल से हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले हमारी हेडिंग में क्या लिखा है, पोजिशनल एवरेज लिखा है। जनरली तो जो बंदे होते हैं या जो हम लोग पढ़ते हैं, जनरली सबसे पहले समांतर माध्य पढ़ा जाता है या मध्यक पढ़ा जाता है, लेकिन हम सबसे पहले बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आपके मन से ये वहम निकल जाए कि समांतर माध्य को ही एवरेज बोलते हैं। समांतर माध्य जैसे और कई भाई हैं, उन सबको मिला के एवरेज बोला जाता है, या उन सबको मिला के माध्य बोला जाता है। समांतर माध्य तो उनका एक पार्ट है। तो कल हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे कि बहुलक क्या होता है, बहुलक से क्या थ्योरी पूछी जा सकती है, क्या उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है। पूछा जरूर जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं जो तुम लोग
बीकॉम या एमकॉम में तुम्हारे क्वेश्चन आए थे वैसा नहीं, एकदम बेसिक सा छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी चांसेज है उसकी थ्योरी के पूछने के कि बहुलक क्या होता है, व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे निकालते हैं, और डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट श्रेणी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है बहुलक की, और बहुलक को बहुलक क्यों बोला जाता है, और बहुलक किस में आता है। अब आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप मुझे बताना, सारे लोग आंसर देना, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बहुलक प्रथम श्रेणी का मेजरमेंट है, बहुलक प्रथम प्रकार का मेजरमेंट है, सही है या गलत है। बहुलक जो है वो प्रथम प्रकार का मेजरमेंट है, सही बात है या गलत बात है। बहुलक प्रथम प्रकार में आएगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि बहुलक आता है सेंट्रल टेंडेंसी में, और सेंट्रल टेंडेंसी के जितने भी हैं, चाहे वो माध्य अरिथमेटिक बोले, ज्योमेट्रिक बोले, हार्मोनिक बोले, वही सभी मीन हो, वो सभी प्रथम प्रकार के एवरेजेज होंगे, प्रथम प्रकार की कैलकुलेशंस होंगी उनकी, ठीक है ना। तो अब ये मत सोच लेना कि हमें तो सेंट्रल टेंडेंसी का बताया था, प्रथम प्रकार का बहुलक का थोड़ी बताया था। अरे तो बहुलक भी तो सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है यार, इसलिए वो भी कौन सा होगा, प्रथम प्रकार का ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपसे पूछा जा सकता है, बाकी जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स एक बार देख लेना, मैंने आज क्या क्या बोला, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, प्लस सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर होता है वो अच्छा कब बोला जाता है, वो क्वेश्चन बन सकता है। सेंट्रल टेंडेंसी को क्यों निकालते हैं, उसके क्या कारण है, क्या उसके उद्देश्य है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है अच्छे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर का, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बोलेगा कि पोजिशनल एवरेज, अरे मैथमेटिकल और व्यापारिक, जिसको बिजनेस बोल रहे हैं उसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है भाई, थैंक यू।